हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता लॉ सेंटर। एंड बहुत ही जल्द आपके रिजल्ट्स आने वाले हैं। फाइनल आंसर की जो है वो आउट हो चुकी है एंड बहुत बहुत जल्द आपके रिजल्ट्स जब आ जाएंगे आपको नेक्स्ट साइकिल के लिए टाइम नहीं मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जब आने होंगे अब रिजल्ट्स अब आ जाएंगे। ऑलरेडी हम पूरा अक्टूबर जो है वेस्ट कर चुके हैं अपना इसमें कि रिजल्ट्स कब आएंगे एक्सेट्रा। जिन लोगों को ये है कि उनकी कट ऑफ में वो लाइन नहीं करेंगे और उनको नेक्स्ट के लिए अटेम्प्ट देना ही देना है, जो जेआरएफ के लिए पढ़ रहे हैं, पीएचडी के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए जो है आज से डेली बेसिस पर हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल बी डीलिंग 50 एमसीक्यूज ऑफ योर एनवायरमेंट लॉ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वीडियो। That when was National Green Tribunal, when was National Green Tribunal established? So ये एक आपका environment law का बहुत ही important टॉपिक है एनजीटी, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, वो कंप्लीट नहीं हुआ एनजीटी एक्ट, तो नेक्स्ट में आई विल बी डीलिंग विद दैट ओनली। द आंसर इज ए, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2010। राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद है अंडर विच एक्ट, कौन से एक्ट में आया था एनजीटी? तो ये आपका एनजीटी ही एक्ट है 2010, उसमें ही आया है। बट प्राइमरी पर्पस क्या है एनजीटी एक्ट का? टू सॉल्व द केसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, जनरली तो यही है। हैंडल सिविल डिस्प्यूट्स नहीं, टू ओवरसी कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं, टू प्रमोट टूरिज्म नहीं। सो आंसर है अगेन इज बी। राइट, तो ये देखेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, 3 तक हो गया। नाउ फ्रॉम 4 ऑनवर्ड्स, हु कैन फाइल पेटिशन इन एनजीटी? सो अगर जब आप एक्ट पढ़ेंगे तो एक्ट में ही लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि कंसर्न्ड इंडिविजुअल ही फाइल कर सकता है, बट ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न्ड विद द एनवायरमेंटल इश्यूज कैन ऑल्सो फाइल। राइट, सो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऐसा नहीं है, सिर्फ एनजीओ। द एप्रोप्रिएट आंसर इज दिस। नेक्स्ट, किस टाइप के केसेस एनजीटी जो है वो हियर करता है? क्या सिर्फ क्रिमिनल है या सिर्फ सिविल है? दीज आर एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स एंड अपील्स व्हिच आर इन द नेचर ऑफ सिविल केसेस। 6 चलते हैं, which of the following is not a power of NGT? ओके, क्या पावर नहीं है? तो ग्रांट इंटरिम रिलीफ, देखो ये तो पावर है। फाइन देना, पेनल्टीज देना, ये भी है बिकॉज वो सिविल पावर्स है सारे के सारे। ठीक है, देन टू पास द ऑर्डर्स फॉर एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन, यस वो कर सकते हैं बिकॉज एनवायरमेंट के ऊपर ही उनका काम है। बट क्या वो न्यू लॉ बना सकते हैं? नो। सो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम 7th की तरफ चलते हैं। ओके, अब एनजीटी इट हैज इट्स हेडक्वार्टर, वो कहाँ है? व्हिच इज इन दिल्ली। ओके, कितने जुडिशियल मेंबर्स जो है, दो टाइप के मेंबर्स होते हैं, वन इज योर जुडिशियल मेंबर्स, अदर इज योर एक्सपर्ट मेंबर्स। ठीक है, तो ये कितने नंबर होने चाहिए? व्हिच इज 10। एंड इनका टर्म कितना होगा? ऑफिस का? इट इज नॉट 2 years, इट इज नॉट 4 years, इट इज 5 years। इट इज 5 years। तो ये क्वेश्चन 9 देख लेंगे। चलते हैं। Which of the following is a key feature of NGT? NGT का key feature जब ये आया था, that it operate exclusively at the national level, ये है, या इसमें fast track court ये है environmental matters का, it can hear only the cases from residents of urban, ऐसा नहीं है। तो ये तो सीधे सीधा मना हो गया। It has no authority to enforce orders। अभी हमने पढ़ा कि हाँ ऑर्डर्स ये पास करते हैं एंड एनफोर्स भी देखो कर सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। द आंसर हियर इज दिस। नेक्स्ट, व्हाट प्रिंसिपल इशू डज द एनजीटी एड्रेस स्पेसिफिकली? तो यहाँ पे अगर आप इसका प्रेम्बल पढ़ोगे, 2 चीजें हैं।
कि एनवायरनमेंट को कंजर्व भी करना है एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है. नेक्स्ट, कैन एनजीटी हियर द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ योर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी? हाँ, कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के साथ. तो 12th को भी एक बार आप देख लेंगे. ऐसा है, तो जो अभी पढ़ रहे होंगे ऐसा कुछ नहीं है. द आंसर हियर इज ए ओनली. आराम से कर सकते हैं. द आंसर हियर इज ए. आगे चलते हैं. 13th, chairperson, who appoints the chairperson and the members? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, या इसका कोई प्रेसिडेंट है, या प्राइम मिनिस्टर, या फिर यूनियन मिनिस्टर जो कि एनवायरनमेंट का है? सो आंसर हियर इज दैट देयर इज यस प्रेसिडेंट जो वो करते हैं. नाउ नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडमार्क केस जो कि एनजीटी का है? सी, देखने में ही लग रहा है ये तीनों आपके कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस हैं, कॉन्स्टी के हैं. द आंसर विल बी द लॉर्ड सिटीजंस वेलफेयर फॉरम केस. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, व्हाट चैलेंज डज द एनजीटी फेस इन कैरिंग आउट इट्स ड्यूटीज? क्या है कि एक्सेसिव फंडिंग? ऑब्वियसली नॉट. लिमिटेड जुरिस्डिक्शन, या बैकलॉग ऑफ केसेस, या फिर ओवर स्टाफिंग? ओवर स्टाफिंग भी मेरे हिसाब से एज सच कोई इशू नहीं है यहाँ पे, बट व्हाट वी सी इज कि एनजीटी को इसलिए ही लाया गया था क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा थे. दैट इज बैकलॉग ऑफ द केसेस. नाउ आगे चलते हैं 16 की तरफ. 16, 17, 18, 19, 20. Okay, what is the primary goal of sustainable development? Sustainable development एक important topic है environment law का. उसका जब ये आया है तो ये किस लिए आया है? सस्टेनेबल आपका डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक प्रोटेक्शन के लिए, या ध्यान देना बैलेंसिंग सोशल इक्विटी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी एंड साथ ही में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी. तो सस्टेनेबल का मतलब ही बैलेंस है एंड दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर विल बी सी. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. Which document, कौन सा डॉक्यूमेंट जो है हमारा 1992 अर्थ समिट में अडॉप्ट हुआ था, इज नोटेड फॉर प्रमोटिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो 1992 समिट की 3 इंपॉर्टेंट असेंशियल क्वालिटीज है. तो जब मैं आपको क्लासेस में पूरा बताऊंगी वो तो हम तब देखेंगे, बट कौन सा डॉक्यूमेंट अडॉप्ट हुआ था, दैट इज एजेंडा 21. नाउ नेक्स्ट, जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो जो पॉपुलरली आया कहाँ से था? दैट इज ब्रुडलैंड रिपोर्ट, आवर कॉमन फ्यूचर. इस टाइम पे, जिस टाइम पे ये आया था, 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स वर इन द न्यूज, राइट? एक ही टाइम पर. ठीक है, तो अभी तो आप ये मार्क कर लेंगे. देन इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल लॉ, द टर्म इंटरजेनरेशन इक्विटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको कहीं ना कहीं एसडी गोल्स में एक दो जगह पे मिलेगा. इसका मतलब क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में मिलेगा. इसका मतलब देखो ये है, क्या इक्वल राइट्स अमंग द करंट जनरेशन? नो. ठीक है. बेसिकली इसका मतलब ये है कि हम आज के टाइम पे इस तरह से प्रिजर्व करें कि कल वाली जनरेशन को दिक्कत ना हो. That's what the answer is. B. The idea that the resources should be preserved for the future generation. Right? 20 पे चलते हैं. Okay, this is also important. एक बता देती हूँ आपको, जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स करेंगे, ठीक है, उसमें आप गोल नंबर याद करेंगे कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का गोल नंबर क्या है एंड पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल का क्या है, ये दोनों आप करेंगे. बट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है. सो दिस इज योर होमवर्क. बीच बीच में मैं आपको होमवर्क्स भी दूंगी. Which principle of sustainable development emphasizes the precautionary approach in the environmental decision making? तो kind of ये हमें आंसर क्वेश्चन में ही मिल रहा है. So the answer is B. Now,
हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, है ना, वो जो हमारे गोल्स हैं यहाँ पे टोटल कितने हैं इन नंबर, हाउ मेनी दे आर टोटल इन नंबर, विच इज योर सी। ये आपको पढ़ने हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। ठीक, ओके, चलते हैं 22 की तरफ चलते हैं। ओके, which intergenerational treaty focuses on the biodiversity and the sustainable development। तो इसका जो कन्वेंशन है बायोडाइवर्सिटी का, दैट इज कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। अब आपका होमवर्क क्या है, इन चारों की ईयर्स को लर्न करना है। ठीक, इन चारों के ईयर्स को लर्न करना है। Which case is the landmark case for intergeneration, जो भी मैंने आपको बताया, so ये आपको लर्न करना है, that is important, which is Argenta Foundation versus the state of Netherlands। The reason is नेट ना इस टाइम पे बहुत ही ऊट-पटांग क्वेश्चंस भी पूछ रहा है, सो रेफरिंग टू योर बाहर का इंटरनेशनल लेवल पे भी मुझे क्वेश्चंस जो है डालने पड़ेंगे। ठीक, ओके, दो क्वेश्चंस देखते हैं। द कंसेप्ट सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है, अब मैं आपको समझा चुकी हूँ। सस्टेनेबल का मतलब क्या है, बैलेंस करना, तो इस हिसाब से देख लो। ये बोलता है प्रायोरिटाइज करना, नो ये तो नहीं होगा। देन एंश्योर इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी व्हाइल मीटिंग दीज नीड्स, तो ये देखो ये बैलेंस कर रहा है ना, एक के साथ दूसरा, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट एलिमिनेट्स, नहीं ये नहीं है। फोकसेस ओनली ऑन रिक्रिएशनल, ये भी नहीं है। तो अगर इस तरह से आंसर नहीं मिलता, तो अगर आप क्लासेस पढ़ेंगे तो आपको मैं कुछ चीज़ों के मतलब बताऊंगी, उसी से भी आपके आंसर्स जो है सॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल, जो आपका पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब सीधे सीधे ये होता है कि जो पॉल्यूटर है वो ही हैज टू पे, राइट, चाहे डैमेज हुआ हो या ना हुआ। तो ये क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट शुड सब्सिडाइज, नो, polluter should bear the cost of managing, yes, this is answer B। 25 हो गया, अब चलते हैं 26 की तरफ। ओके, 26, which organization plays a crucial role in foresting the global sustainable development initiative। तो इसका तो देखने पे पता लग जाएगा आपको, WTO इज फॉर द ट्रेड, ये आपका मनी एंड ऑल, दिस इज आंसर। नेक्स्ट, ये आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आपको ये टर्म जो है मिलेगी। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जब भी यहाँ पे सस्टेनेबल की बात आ रही है तो आपको इसमें क्या देखना है, बैलेंस। तो मिनिमाइज, नो, टू एंश्योर एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस आर इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट, यस इट कैन बी। टू डिले द प्रोजेक्ट, टू प्रमोट, नो, दिस इज आंसर। नाउ, व्हिच प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हाइलाइट्स द नीड फॉर पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन इन एनवायरमेंटल डिसीजन मेकिंग। द आंसर यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी का है, public engagement, no, the principle of access to information, yes। नेक्स्ट चलते हैं 29 and 30 की तरफ। The concept sustainable cities aims to achieve what? It aims to achieve the efficient use हमारे रिसोर्सेज का भी। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, या तो बैलेंस करना या एफिशिएंटली आप यूज करें, तो ये सब यहाँ पे आपका आ गया। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ग्रीन इकोनॉमी का मतलब क्या है, ग्रीन इकोनॉमी का मतलब ये होता है दैट आप लो कार्बन इकोनॉमी दैट प्रमोट्स बायोडाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक सिस्टम आल्सो। लो कार्बन, ठीक है, लो कार्बन। द ग्रीन इकोनॉमी इज नॉट नो कार्बन बट लो कार्बन। ओके,
30 तक हो गए। अब 31st की तरफ चलते हैं। First is your एक सेकेंड, ओके 31, 32 एंड 33 एक साथ पढ़ते हैं। द एयर पोल्यूशन एक्ट जो है आपका, वो किस लिए आया था? वो ये एक्ट आया था टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन। क्या कंट्रोल? प्रिवेंट भी है, बट यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है, सो ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे जो मेन अथॉरिटी है वो कौन सी है? एनजीटी नहीं है, बट इसके लिए एक अलग से है, विच इज सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके, एंड 33 का आई थिंक आंसर एबीसी तो नहीं है, यस डी है। ओके, एयर पॉल्यूटेंट अंडर द एयर पोल्यूशन एक्ट, कौन सा एयर पॉल्यूटेंट नहीं है? देखो तीनों है, बट ऑब्वियसली वाटर वेपर नहीं होगा ना, वाटर वेपर नहीं होगा, तो ये आप देख लेंगे। What does Air Pollution Act grant to the officers? क्या पावर है इनकी? इनकी बहुत जबरदस्त पावर है कि वो कहीं पर भी एंटर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, इवन नॉट विदाउट वारंट। दिस इज द आंसर ए। Under the Air Pollution Act, industries are required to obtain clearance कहाँ से? ठीक है, तो जो इंडस्ट्रीज है, बिकॉज वो किसी भी स्टेट में बन जाती हैं, दैट्स वाई सेंट्रल बोर्ड नहीं रखा है इसमें हमने आंसर, मतलब एक्ट ने, इट इज द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इट इज स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब देन नाउ वाटर पोल्यूशन एक्ट का जो मेन एम है, दैट इज नॉट अबाउट द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बट टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द वाटर रिसोर्सेज। अब चलते हैं 37, 38, 39 की तरफ। मेन रेगुलेटरी बॉडी यहाँ पे कौन सी है? देखो यहाँ वाटर में कोई अलग से नहीं बनी है, वही है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब पोल्यूशन का यहाँ पे मतलब क्या है? सो इफ वी विल बी डूइंग दिस एक्ट तो पता लगेगा कि प्रॉपर्टी में अगर आप वाटर की ऑल्टरेशन कर देते हो, लाइक फॉर एग्जांपल H2O है एंड ऑल्टरेशन करके आपने HO कर दिया, तो ये हाइड्रोजन ऑक्साइड हो गया, वाटर से ये पॉल्यूटेंट बन गया, ठीक है, जिससे उसकी प्योरिटी अफेक्ट हो जाती। नाउ वन प्रोविजन of Water Pollution Act that is that no person shall discharge the sewage or trade effluent into the water bodies without the permission। तो हर जगह पे परमिशन, जैसे आपका एयर पोल्यूशन एक्ट में था वैसे ही यहाँ पे है। सो अब आप देख रहे हैं हमारे पेपर्स इस तरह से हैं कि ऑलमोस्ट वी हैव डन 40 क्वेश्चंस, 10 मोर इन दिस वीडियो, कि हमने हर एरिया को कवर किया हुआ है, ठीक है, कि जिससे आपको कुछ ना छूटे। ओके, आगे चलते हैं 41, देन 41 से आप देखेंगे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट स्टार्ट है ना। व्हाट पेनल्टी? तो वाटर पोल्यूशन एक्ट की तो मैं आपको चार्ट दूंगी क्लासेस में पेनल्टीज का। सो द पेनल्टी क्या रहेगी? इट इज इम्प्रिजनमेंट 5 years तक और फाइन और बोथ। अब नेक्स्ट बात करते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की। तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ही है। द आंसर इज अगेन हियर बी। ये नोट कर लेंगे। नेक्स्ट, हु इज एम्पावर्ड? यहाँ पे रूल्स बनाने के लिए कौन एम्पावर्ड है? जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होता है। द आंसर इज सेंट्रल गवर्नमेंट। Next, now the Environment Protection Act provides for the establishment of what all? सब में क्या क्या? Environment Quality Monitoring Boards, no. Environmental codes है नहीं, ठीक है। तो आंसर here is State Pollution Control Board या फिर Central Pollution Control Board। अब ये हम बात वाटर पोल्यूशन एक्ट की नहीं कर रहे हैं, ठीक है,
ये हम बात जो है कर रहे हैं हमारे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1986 है, इसलिए आप ये भी मार्क कर सकते हैं, बट आंसर इज नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है इट इज नॉट अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, कि हैजार्डस सब्सटेंस को नहीं हैंडल करना, प्रोहिबिशन ऑफ दैट, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये तो मैं आपको पहले भी इसी वीडियो में बता चुकी हूँ दैट ईपीए जो है इससे डील करता है, इट डील्स विद इट, राइट। देन डायरेक्ट लाइसेंसिंग, देखो लाइसेंसिंग यहाँ पे नहीं है काम इसका, तो दिस इज नॉट प्रोहिबिशन। देन सेटिंग स्टैंडर्ड्स, ये तो है। 45 पे चलते हैं, 45, 46, 47 एक साथ पढ़ते हैं। अंडर दिस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, अब यहाँ पे कितनी पेनल्टी है? सो हियर द पेनल्टी बेसिकली इज फाइन अप टू 1 लाख और इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years और बोथ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, जो कि अगर आप टॉर्ट्स पढ़ते हैं, टॉर्ट्स में जो वाइकेरियस लायबिलिटी का जो आपका पोर्शन है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी बेसिकली, नॉट वाइकेरियस, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, वहां से ये निकल के भी आता है एक्ट। तो ये किसलिए आया था कि जब भी कोई भी एक्सीडेंट या डिजास्टर होते हैं तो वहां पे कितना कंपनसेशन देना चाहिए, वो इस एक्ट में है। ओके, अंडर दिस एक्ट हु इज प्राइमरीली कवर्ड फॉर द क्लेम्स, कौन कौन कवर्ड है? द जनरल पब्लिक, जो भी अफेक्टेड है, जो भी अफेक्टेड है वो सब कवर्ड है। दिस इज योर 47। लास्ट 3 आर लेफ्ट, लास्ट 3 आर लेफ्ट। ओके, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ लायबिलिटी, है ना, कितनी अपर लिमिट है? तो एज सच देयर इज नो अपर लिमिट, इट विल बी वेरिंग। नाउ 49, कौन इंप्लीमेंट करता है प्रोविजंस यहाँ पे? सो हियर इट इज दिस, द मिनिस्ट्री। नेक्स्ट, the act mandates every owner of the hazardous industry must obtain what? एक आपके पास public liability insurance जो है होना ही चाहिए। तो आगे क्वेश्चंस और भी हैं, ये सब आपके कन्वेंशन के क्वेश्चंस हैं। अब अगर इसके बाद देखते हैं, ये प्रोटोकॉल्स एंड ऑल स्टार्ट हो गए हैं कि सीबीडी किस ईयर में आया था, स्टॉकहोल्म कन्वेंशन कब कब है, देन रामसर जो मैंने आपसे पहले बात की थी, ये आपका 1971 के आसपास का कन्वेंशन है। बट ये किससे डील करता है? ये वेटलैंड से डील करता है, इफ यू सी, ठीक है। देन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में है यहाँ पर, वेरियस थिंग्स आर है, मतलब बहुत चीज़ें हैं। अर्थ समिट है, ये एबीडी, एंड इसका भी क्वेश्चन एक किसी नेट के पेपर में आ रखा है। सो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ दैट ये पेपर्स जो हैं इस तरह से बेसिकली ऑथराइज्ड है दैट जो आ रखा है आपके एग्जाम में उसको कवर करते हुए है। एंड देन इस पेपर में आई थिंक 100 क्वेश्चंस आर देयर, 100 आई थिंक 100 और 110, यस 110 क्वेश्चंस आर देयर, या देन कुछ आपके जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के सिंपल क्वेश्चंस भी हैं। लास्ट के जो 10 क्वेश्चंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। उसके ऊपर अगर आप देखते हैं देन वी आर कवरिंग दिस नॉइज पोल्यूशन आल्सो, राइट, नॉइज पोल्यूशन भी कवर्ड है। देन दिस MDGA गोल्स भी कवर्ड है। देन द केस लॉज, यस दिस इज इम्पॉर्टेंट कि जितने भी केस लॉज है, MC मेहता है चाहे या कोई भी केस लॉ है, ये सब कवर्ड है। ऑब्वियसली 50 तक हो गया है, 51 से मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूँगी, बट ये हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा। एंड अगर आपको इसका PDF चाहिए है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है अंकिता लॉ सेंटर, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, बट वहाँ पे ये PDF नहीं है। PDF चाहिए, यू कैन गो टू अंकिता लॉ सेंटर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको पूरे 110 की क्वेश्चन है, साथ में आपके आंसर की भी साथ में है। सो यू जस्ट गेट द प्रिंट आउट, लाइक ओके, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम आगे जो है कवर अप करें। थैंक यू एवरीवन।